हे माय लिसनर्स, आ चुकी है आप लोगों के लिए माफियाज ट्रैप डिवाइव का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि लूसीफर जो बदमाशी करने के बहुत अच्छे मूड में था, और जैसे जैसे रेयांश उसको जाने के लिए बोल रहे थे वो और ज़्यादा बदमाशी करते हुए पूरी तरह से बेड पर फैल जाता है। उसकी नज़र अभी भी जिया को देखने के लिए परेशान थी। वो झांक झांक करके जिया को देख रहा था, जिससे जिया और ज़्यादा घबराए जा रही थी और वो और ज़्यादा रेयांश को अपने करीब खींच रही थी। रेयांश और लूसीफर के तो मजे थे, लेकिन बेचारी जिया उन दोनों के बीच में फंस चुकी थी। रेयांश उसके ऊपर से हट जाते हैं और ठीक लूसीफर के बगल में आकर लेट जाते हैं, ताकि जिया को और ज़्यादा घबराहट न महसूस हो। और वो जिया का हाथ को जोर से पकड़े हुए थे। जिया भी धीरे से करवट लेती है, और जैसे ही उसने लूसीफर के साइड में करवट लिया था, पहले उसकी नज़र गलती से लूसीफर के चेहरे पर चली जाती है। और लूसीफर जो उसको बहुत ध्यान से देख रहा था। जैसे ही जिया और लूसीफर की आंखें मिलती हैं, जिया की धड़कनें और ज़्यादा बढ़ चुकी थीं। ऐसा लग रहा था उसका दिल बाहर कूद कर निकल आएगा, जिससे वो झट से अपने चेहरे को दोबारा से रेयांश के सीने में छुपा लेती है। वो भाग भी नहीं सकती थी, क्योंकि लूसीफर से तेज़ तो वो भाग भी नहीं पाती। और बाद में उसे जब लूसीफर का शिकार ही बनना था, तो इससे बेहतर ये था कि वो रेयांश की बाहों में छुपकर सेफ महसूस करे। रेयांश भी लूसीफर से धीरे से कहते हैं, अब जाओ, ये सोने के मूड में है। लूसीफर भी अब धीरे से अपनी जगह से खड़ा होता है और कूदते हुए बेड से उतर जाता है, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से रूम से बाहर नहीं जाने वाला था। जिया जब तक सो नहीं जाती तब तक लूसीफर रूम में था, और फिर उसके भी मील टाइम हो जाता है। स्टाफ भी उसे लेने के लिए आ गई थी, जिससे लूसीफर एक बार रेयांश को देखता है और अपनी आंखें झपका देता है और फिर वहां से बाहर निकल जाता है। जिया अभी भी रेयांश की बाहों में आराम से सो रही थी। वैसे रेयांश कभी भी उसके इतना क्लोज नहीं आए थे। लूसीफर के जाते ही रेयांश भी अपने आप को जिया से अलग कर चुके थे, क्योंकि इतना क्लोज जिया कि वो रहना नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि इस वक्त वो जिया को लेकर कुछ भी सोचें। उनके दिमाग में सिर्फ वेदिका की टेंशन थी, और इसी वजह से वो तुरंत ही बेड से खड़े हो जाते हैं। एक बार वो जिया की तरफ देखते हैं और खुद से कहते हैं, कैसे लेकर जाऊंगा मैं तुम्हें उस जगह पर? पता नहीं तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा, जाना चाहोगी भी या नहीं। शायद ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी तुम्हारे साथ। और ये बोलते हुए वो रूम के बाहर निकल जाते हैं। वो काफ़ी परेशान थे इस बात को भी सोच करके कि जिया को उन्हें ऐसी खतरनाक जगह पर ले जाना पड़ रहा था, लेकिन ये उनकी मजबूरी थी। जिया के ना होने की वजह से वो अंदर पहुंच ही नहीं पाते, और उन सारी लड़कियों को बचाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता। श्रेयांश भी अब दूसरे रूम में आ चुके थे, जहाँ पर बेसिकली वो अपना काम किया करते थे। वो रूम काफ़ी बड़ा था, और उसी बीच एक बड़ा सा पंचिंग बैग टंगा हुआ था। रेयांश तो वैसे भी इतने फ्रस्ट्रेटेड थे, जिसकी वजह से वो जोर से एक मुक्का उस पर मारते हैं, और जैसे ही रेयांश का पंच उस पंचिंग बैग पर पड़ा था, वो पंचिंग बैग पूरी तरह से स्विंग करने लगता है। रेयांश आकर के अपने चेयर पर बैठते हैं और टेबल पर बार बार अपने हाथ को टैप करके कुछ सोचने लगते हैं। दुबई कोई छोटी मोटी जगह नहीं थी, और वहाँ पर इतने सारे बार्स थे कि रेयांश को ढूंढने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी कि आखिर वेदिका कहाँ है। वैसे तो रेयांश ने अपने आदमियों को लगवा दिया था वेदिका को ढूंढने में, लेकिन अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन उन्हें नहीं मिल पाई थी। वहीं रेयांश जो अपने चेयर पर बैठते हुए कुणाल को कॉल लगा देते हैं। दूसरी तरफ से कॉल काफ़ी जल्दी पिक हो गया था। कुणाल जो घबराते हुए कहता है, हेलो सर, गुड आफ्टरनून। कुणाल को भी पता चल चुका था कि वेदिका इस वक्त कहाँ पर है, और ये सोच कर ही कुणाल को काफ़ी घबराहट महसूस हो रही थी। इस वजह से नहीं कि वेदिका सेफ होगी या नहीं, बल्कि इस वजह से कि अब रेयांश उस शख्स का क्या करेंगे जिसने रेयांश की बहन को ये सब करवाने के लिए मजबूर किया। कुणाल जो रेयांश की बात सुनते हुए कहता है, ये सर आपने जो मैप बनाने के लिए कहा था, जिस जगह पर अभी वो रहता है, उस मेंशन के सारे मैप को बनाकर मैंने जोसेफ को ट्रांसफ़र कर दिया है, और वो लड़कियाँ किस जगह पर ट्रैप्ड हैं इसके बारे में मैंने जोसेफ को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया सर। और हाँ, उस डैनियल, जैसे कुणाल ने इतना बोला था, रेयांश जोर से अपने टेबल पर मारते हुए कहते हैं, नेवर से दैट नेम अगेन। रेयांश को उस नाम से नफरत थी जिसने इतनी सारी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की थी। रेयांश उस नाम को इसी वजह से कभी नहीं लेते थे। कुणाल जो अपनी गलती का रियलाइज़ करते हुए कहता है, सो सॉरी सर, वो मेरे मुंह से गलती से निकल गया। रेयांश कहते हैं, क्या बोल रहे थे तुम? कुणाल जो कहता है, सर उस आदमी के बॉडीगार्ड से हमारे बॉडीगार्ड्स मैच कर चुके हैं। आई मीन उनके बॉडीगार्ड्स और हमारे बॉडीगार्ड्स मिल चुके हैं। किसी को भी इस बारे में शक नहीं हुआ है, और धीरे धीरे काम जारी हो चुका है। अगर कल तक आप पहुंचेंगे तो सब कुछ बिल्कुल प्लान मुताबिक होगा, और जिया मैम का जाना ज़रूरी है। आपने उन्हें, जैसे कुणाल अभी आगे कुछ बोलता है, रेयांश जो कहते हैं,
उसे तो मुझे ले जाना पड़ेगा। अगर वो नहीं जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कुणाल जो कहता है, सर मेन एंट्री गेट में बस उनके चेहरे की स्कैनिंग लगेगी, उसके बाद आप उन्हें भेज सकते हैं। रेयांश जो कहते हैं, ऐसे नहीं, जिया को मैं उस आदमी के सामने लेकर जाऊंगा और जिया के हाथों ही कल उसकी मौत होगी। जो लड़कियों की इज्जत नहीं करते, उन्हें पता होना चाहिए कि लड़कियों की ताकत क्या होती है, और कल उसकी ज़िंदगी का अंत एक लड़की के हाथ होगा, तब उसको अपनी गलती की रियलाइजेशन होगी। कुणाल को इस वक्त रेयांश पर बहुत प्राउड महसूस हो रहा था और वो अपने आप में स्माइल करते हुए खुद से ही कहता है, मेरी किस्मत वाकई बहुत अच्छी थी सर, जो मैं आपके अंडर में काम करता हूँ। और वो वाचना और वेदिका के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहता है, वो दोनों लड़कियाँ बहुत लकी हैं जिनको आप जैसा भाई मिला है, पावरफुल और लड़कियों की इज्जत करने वाला। रेयांश कुणाल को चुप चुप होता देखकर कहते हैं, तुमने वाचना की रूटीन चेकअप करवाई? कुणाल जो कहता है, हाँ सर, डॉक्टर से बात हुई थी मेरी। विहान ने भी बताया कि अभी उसकी बॉडी पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं है, अभी ये ऑपरेशन नहीं कर सकते। बाकी सर मैंने उसके डाइट ट्रेनर को बोल दिया कि वो और ज़्यादा उसकी ख्याल रखे ताकि उसका हीमोग्लोबिन नॉर्मल लेवल पर आए, क्योंकि अगर वो ऑपरेशन हुआ और ब्लड की कमी हो गई तो सर उनका ब्लड बहुत रेयर है, यू नो दैट। रेयांश कहते हैं, आई नो दैट, उसे कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, बस ये काम ख़त्म करके मैं वापस इंडिया पहुंचूंगा। जैसे कुणाल ये सुनता है वो खुश होते हुए कहता है, ओह वाह सर, वेदिका मैम के मिलने के बाद आप इंडिया वापस आ रहे हैं, थैंक गॉड आपने ये बता दिया मुझे। रेयांश कहते हैं, क्यों? कुणाल अपनी गलती का एहसास करते हुए कहता है, अब नहीं, मैं तो बस ऐसे बोल रहा था सर, अब कुछ और बात सर। रेयांश कहते हैं, फिलहाल नहीं। रेयांश अभी फ़ोन करते हैं, लेकिन तभी कुणाल जो उनसे कहता है, सर एक और क्वेश्चन था मेरा आपसे, आप भी जिया मैडम के साथ जाएंगे तो अगर आपको कोई पहचान लिया तो? रेयांश कहते हैं, उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं मैनेज कर लूँगा। कुणाल जो हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, वो तो है सर, मैनेज तो आप सब कुछ कर लेते हैं। ओके सर, कुछ और बात होगी तो बताइएगा। और ये बोलकर वो फ़ोन रख देता है। रेयांश को इंडिया से बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे क्योंकि उनकी मूवी अब दुबई में लॉन्च हो चुकी थी और कल का डेट था। वैसे तो रेयांश का वहाँ रहना ज़रूरी था, लेकिन रेयांश हमेशा अपनी मूवी को लेकर कभी सीरियस नहीं हुए थे, तो एज़ यूजुअल उनके सारे कॉल्स प्रियंका ही पिक करती है। प्रियंका भी रेयांश के कॉल्स को पिक करते करते थक चुकी थी और वो एट लास्ट हिम्मत करते हुए रेयांश को ही कॉल लगा देती है। इस तरफ से रेयांश को पता था कि कुछ ऐसा होने वाला है। वो कॉल पिक करते हुए कहते हैं, क्या है? दूसरी तरफ से प्रियंका जो कहती है, सर आई एम जस्ट फ्रस्ट्रेटेड नाउ, इतने सारे कॉल्स एक साथ, मैं क्या जवाब दूँ? क्या आप इंडिया जाएंगे? और अगर नहीं जाएंगे तो क्यों? बहुत सारे रीजंस, और उसके साथ अक्षत सर को भी सब लोग पूछ रहे हैं, अचानक से वो कहाँ गायब हो गए? इतने सारे प्रमोशंस हैं, फिर कल फर्स्ट टाइम हमारी मूवी सिनेमा में लॉन्च होगी। अगर उस वक्त अक्षत सर या आप या कोई भी वहाँ पर नहीं हुआ तो फिर? रेयांश जो कहते हैं, कुणाल संभालेगा वो सब कुछ, उसे कॉल करके समझा दो। प्रियंका जो कहती है, ओके, पर सर आप इंडिया कब तक आएंगे? रेयांश इसकी बात को समझते हुए कहते हैं, मुझे जब आना होगा मैं आ जाऊँगा, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रियंका मुंह बनाते हुए फ़ोन को कट कर देती है क्योंकि इसके अलावा वो और ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकती थी रेयांश के सामने। रेयांश भी अपने फ़ोन को रख देते हैं। वहीं उनकी यहाँ की भी बहुत सारी डील्स जो भी पेंडिंग में थी और इसी वजह से वो खुद के दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपनी एक मीटिंग को अरेंज करवाते हैं। वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से ही अपने पेंडिंग मीटिंग्स को कवर अप करने की कोशिश कर रहे थे। लगभग इसी तरह से शाम का वक्त हो जाता है। दूसरी तरफ जिया जो अपने रूम में उठ चुकी थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अगल बगल बाहर झाँक करके देख सके कि आखिर रेयांश कहाँ है, क्योंकि अगर वो रेयांश को ढूंढने जाती तो कहीं लूसीफर उसको ना मिल जाता। उसके पास तो फ़ोन भी नहीं था जिससे वो रेयांश को कांटेक्ट कर पाए। वो अभी भी बेड पर उसी तरह से पड़ी हुई थी। अगर उसे खटपट की भी आवाज़ सुनाई देती तो वो एकदम से चूहों कर इधर उधर देखने लगती। इतना ज़्यादा खौफ लूसीफर का उसके अंदर बैठ चुका था। रह रह कर के उसी का चेहरा उसे नज़र आ रहा था। वहीं रेयांश भी अब लगभग शाम के 7 बजे अपनी मीटिंग से फ्री होते हैं। वैसे तो कुछ और भी मीटिंग्स थी, लेकिन रेयांश जो अब थक चुके थे और इस काम को लेकर उनका वैसे भी ज़्यादा मन नहीं लग रहा था। वो फ्रेशन अप होने के लिए अपने रूम की तरफ वापस लौट आए थे। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, जिया झट से पिलो को लेकर धीरे से अपनी आंखों को खोलती है
और जैसे ही वो रूम के दरवाजे की तरफ हिम्मत करके देखती है तो वो रेयांश थे। जैसे ही रेयांश अंदर आए थे, जिया की सांस में सांस आई थी और वो थोड़ा तेज़ आवाज़ में कहती है, कहाँ चले गए थे आप? आपको पता है मैं कितना परेशान हो गई थी। रेयांश उसको देखते हुए कहते हैं, तो मैं क्या करूँ उसमें, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। जिया जो कहती है, एक्सक्यूज़ मी, वो आपका वो शेर कहाँ है? रेयांश जो कहते हैं, तो मैं कितने बार बताऊँ, वो शेर नहीं टाइगर का बच्चा है। जिया जो कहती है, वाह, आप पहले मुझे पढ़ा लीजिए। आपको पता है आपने शेर के बच्चे को पाल रखा है, वो कोई मामूली चीज़ नहीं है। और किस तरह से मुझे घूर रहा था, ऐसा लग रहा था उसे मुझ में अपना लंच दिख रहा है। रेयांश जो कहते हैं, ओवर एक्टिंग बंद करो, वैसे भी कल के लिए एक्टिंग संभाल कर रखो, कल काम आने वाली है। और ये बोलकर रेयांश बाथरूम की तरफ चले जाते हैं। जिया के दिमाग में उन्होंने बहुत सारा सवाल दे दिया था और वो जानना चाह रहे थे कि आखिर किस बारे में रेयांश बात कर रहे हैं। जिया जो हिम्मत करते हुए बेड से नीचे उतरती है, लेकिन बेड से उतरने के पहले तो पूरे बेड के नीचे झांक झांक करके देखती है कि कहीं लूसीफर नीचे तो नहीं छुपा हुआ है और वो उसके बस नीचे आने का वेट कर रहा हो। वैसे भी जिया की ये बेवकूफ़ी थी, लेकिन वो क्या कर सकती थी। अब डर होती ही कुछ ऐसी चीज़ है कि दिमाग काम करना बंद कर जाता है। जिया जैसे ही बेड से उतरी थी, वो भागकर बाथरूम के गेट के पास आकर के खड़ी हो जाती है। रेयांश के उस बात ने जिया को बहुत सारे सवाल में डुबा दिया था और वो जानना चाह रही थी कि आखिर क्या कल उसकी कोई शूटिंग होने वाली है। वहीं अंदर रेयांश आराम से ठंडे पानी का शावर ले रहे थे और यहाँ जिया जो पसीने में डूब रही थी। अभी भी उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं लूसीफर आ ना जाए, क्योंकि वैसे भी जिया के हिसाब से तो लूसीफर गेट भी खोल सकता था और दरवाज़ा बंद करना तो जिया को अब तक नहीं आया था। जिया जो अभी भी बाथरूम के दरवाजे पर ही टिक कर खड़ी थी और अपने कान को लगाई हुई रेयांश के आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रही थी। वो कई बार बाहर से धीरे धीरे रेयांश रेयांश बोली थी, लेकिन रेयांश जी तो अपने शावर लेने में बिजी थे। जिया ज़्यादा तेज चिल्ला भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं रेयांश की जगह लूसीफर ने उसकी आवाज़ सुन ली तो उसका तो राम नाम सत्य हो जाएगा। रेयांश भी अपने शावर के प्रोसीजर को कंप्लीट करते हुए शावर बंद करते हैं और टॉवल को रैप करके झटके से दरवाज़ा खोल देते हैं। जिया दरवाजे से टिक कर खड़ी थी, ये बात रेयांश को थोड़ी न पता थी। जैसे ही रेयांश ने पूरा दरवाज़ा खोला था, जिया धड़ाम से अंदर की तरफ जाती है, लेकिन वो फर्श पर ना गिरते हुए रेयांश की बॉडी पर ही गिरी थी। रेयांश भी अचानक से जिया को संभाल नहीं पाते और 2 कदम वो भी पीछे हो गए थे, लेकिन वो जिया को जैसे तैसे करके कमर पकड़ते हुए उसको संभाल लिए थे और गिरने नहीं दिए थे। रेयांश की बॉडी जो पूरी तरह से ठंडे शावर लेने की वजह से ठंडी ठंडी हो रखी थी और वहीं जिया की शरीर जो पूरी तरह डर के मारे गर्म हो रखी थी। जैसे ही जिया रेयांश के ऊपर धड़ाम से फिसली थी, रेयांश उसके बाजुओं को ठीक तरीके से पकड़कर उसे सीधा खड़ा करते हुए कहते हैं, तुम बार बार मेरे करीब आने की कोशिश क्यों करती हो? जिया जो रेयांश की बात सुनते हुए कहती है, गलती खुद करते हैं और इस तरह मुझे ब्लेम क्यों कर रहे हैं आप? आपको इस तरह अचानक दरवाजा खोलने की क्या जरूरत थी? रेयांश उससे पूछते हैं, तो तुम्हें पहले कॉल करता, इनविटेशन कार्ड देता कि मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ, उसके बाद खोलता, हाँ? और ये बोल करके वो उसके साइड से बाहर निकल जाते हैं। रेयांश जो भी आकर के हेयर ड्रायर से अपने बाल को सुखा रहे थे, लेकिन तभी जिया भी उनके पीछे पीछे भाग कर आते हुए कहती है, देखिए मैं इस वक्त आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती, पहले मुझे ये बताइए कि वो एक्टिंग के बारे में क्या बात कर रहे थे आप? कल कोई शूट है क्या? रेयांश जो जिया की बात सुनते हैं और फिर शीशे में देखते हुए उसे अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, एक शूट है। जिया जो कहती है, अच्छा, तो मेरा क्या किरदार है? रेयांश जो कहते हैं, ऑब्वियसली हीरोइन का किरदार है। जिया जो कहती है, वो तो मुझे पता ही है, अब लड़की हो तो हीरोइन का किरदार करूंगी ना, हीरो को थोड़ी ना। रेयांश जो कहते हैं, नहीं, दोनों का किरदार तुम्हें ही करना है। हीरो की तरह विलन की पिटाई भी करनी है और हीरोइन की तरह विलन को थोड़ा परेशान भी करना है। जिया ये सुनकर एक्साइटेड होते हुए रेयांश के सामने आते हुए कहती है, हो वाह, अब तो कब जाना है शूटिंग के लिए, और स्क्रिप्ट क्या रहेगी, और मुझे कपड़े कैसे पहनना है? अब मैं ना छोटे कपड़ों में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ और उसमें फिर लड़ाई भी नहीं हो पाएगी। जिया बहुत जल्दी जल्दी अपनी एक्साइटमेंट को बाहर निकाल रही थी, लेकिन तभी रेयांश उसकी तरफ देखते हैं और अपने गर्दन को धीरे से टिल्ट करते हुए उससे कहते हैं, काम डाउन, अभी नीचे चलो, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। जिया जो कहती है, ओके, पर मुझे स्क्रिप्ट अभी दे दीजिएगा, याद करने में टाइम लगता है और फिर उस किरदार में आने में भी मुझे वक्त लगेगा। रेयांश जो कहते हैं, ठीक है, अब प्लीज़ शांत हो जाओ, अपने पकड़ पकड़ से तुम मेरा दिमाग खा रही हो। जिया ये सुनकर अपना मुंह बनाती है और जाकर
आराम से बेड पर बैठ जाती है। वो बेड पर बैठे बैठे रियांश को देख रहे थे। उनके शरीर से धीरे धीरे पानी नीचे की तरफ आ रहा था और जिया को ये देखकर काफी अच्छा लगता है कि ऐसा हॉट सा बंदा उसका पति बन चुका है। लेकिन फिर उसे जब याद आता है कि ये सब कुछ सिर्फ 14 दिन का टंटा है, तो फिर वो एकदम से अपना मुंह बनाकर दूसरी तरफ देखने लगती है। रियांश भी शीशे से उसी को देख रहे थे और फिर वो खुद को देखते हुए कहते हैं, आई नो कि मैं तुमसे झूठ बोलने वाला हूँ, पर यह झूठ बहुत लोगों की जिंदगी बचाने वाला है। अगर तुम्हें ये सच पता चलेगा तो शायद तुम मुझे छोड़कर जाने की भी धमकी दोगी, और एट लास्ट वो तो होना ही है। कौन सा तुम्हें मेरे साथ जिंदगी भर रहना है। ये बोल तो वो बहुत नॉर्मल ही रहे थे, उनका दिमाग भी अभी बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन ये बोलते बोलते उनके दिल में एक टीस से उठती है। लेकिन फिर वो अपने इन सारे जज्बातों को साइड में रखते हुए जल्दी से ड्रेसिंग रूम में कपड़े चेंज करने के लिए चले जाते हैं। थोड़ी देर में वो बाहर आ चुके थे। जिया जो अपने पेट पर हाथ रख के अपना मुंह बनाए जा रही थी। रियांश उसको देखते हुए कहते हैं, क्या हुआ, पेट दर्द हो रहा है? जिया जो कहती है, नहीं, जब मुझे भूख लगती है तो पेट में ऐसे होने लगता है दर्द थोड़ा थोड़ा। खाना मिलेगा क्या? रियांश उसको देखते हैं और फिर कहते हैं, सुबह अगर टाइम से ब्रेकफास्ट कर लिया होता तो भूख नहीं लगती। जिया जो कहती है, हाँ तो मैं गई तो थी ब्रेकफास्ट करने। रियांश उसके सामने आते हुए अपने ट्राउजर के पॉकेट में हाथ डालते हुए कहते हैं, ब्रेकफास्ट करने गई थी या फिर मुझे इधर उधर टच करने गई थी, गंदी लड़की। जिया ये सुनकर कहती है, आपको अच्छे से पता है कि मैं फ़ोन लेने के लिए गई थी। रियांश उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, नेक्स्ट टाइम से कुछ लेना होगा तो मांग लेना, ऐसे मुझे इधर उधर हाथ मत लगाना। जिया जो कहती है, मुझे कोई शौक नहीं लगा आपको हाथ लगाने का। और ये बोलकर वो अपना हाथ छुड़ाती है, लेकिन रियांश फिर से उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, मेरे साथ चलो। वो लोग अब नीचे आकर बैठ चुके थे। जिया और रियांश जो गार्डन में बैठे हुए थे, वहां पर बहुत सारी लाइट्स लगी हुई थी। उन दोनों के चेयर के बीच में एक प्यारा सा टेबल रखा हुआ था। वहां पर कुछ कैंडल्स भी जल रहे थे। जिया रियांश को देखते हुए पूछते हैं, ये तो कैंडल लाइट डिनर हो गया। रियांश कहते हैं, अगर मुझे कैंडल लाइट डिनर करना भी होगा तो मैं अपनी महबूबा के साथ करूंगा, ना कि तुम्हारे साथ। जिया ये सुनकर मुंह बनाते हुए कहती है, सेम हियर, मैं भी कुछ ऐसा ही करूंगी। आप जैसे घटिया इंसान के साथ मुझे भी डिनर करने का कोई शौक नहीं है। और फिर वो अपने हाथ में फोक लेते हुए कहती है, पता नहीं क्यों मुझसे शादी कर ली। रियांश उसकी बात पर ध्यान ना देते हुए कहते हैं, कल का सीन क्या है मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। कर जिया जो अपने सारे गुस्से को बुलाते हुए रियांश की तरफ देखती है और एक्साइटेड होते अपने चेहरे को रियांश की तरफ कर लेती है। रियांश उसे समझाते हैं, कल तुम एक विलन से मिलने वाली हो। वो बहुत बड़ी जगह है, एक विला की तरह होगा वो जगह। तुम्हें अंदर एंट्री लेना है। वहाँ पर एक जगह फेस स्कैन करने के लिए भी आएगा। तुम्हें पूरे कॉन्फिडेंट वे में वहाँ पर जाना है, अपना फेस स्कैन करना है और अंदर की तरफ निकल जाना है। थोड़ी देर में तुम्हारे साथ रहूँगा, लेकिन अंदर तक नहीं। तुम्हें एट लास्ट उस विलन को अकेले ही हैंडल करना होगा। आसपास हिडन कैमरा होंगे, तुम्हें दिखाई नहीं देगा। जिया जो अपने सर को हाँ में हिलाती है और ध्यान से उनकी बातों पर इमेजिन करने लगती है। वो मुंह से ही पूरे एक्शन मोड में आ चुकी थी। रियांश उससे आगे कहते हैं, पहले उस विलन को 5 से 10 मिनट तक अपनी बातों में उलझा कर रखना है, जब तक मैं तुम्हें कमांड नहीं दे देता। तुम्हारे पेंडेंट में एक छोटा सा कैमरा होगा, जिससे मैं उस विलन को अच्छी तरह नोटिस कर पाऊंगा और उसके हर एक एक्शन पर मेरी नजर होगी। कोशिश करना कि बिना हाथ लगाए उससे बात हो जाए, लेकिन अगर वो तुम्हारे साथ कुछ भी जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तो बिना किसी के बारे में सोचे बस तुम्हारे अंदर जितनी भी ताकत होगी उसके ऊपर निकाल देना। ये सुनते ही जिया के अंदर एकदम से जोश आ जाता है और वो जोर से अपने सामने रखे 2 ग्लास को लेती है और अपने हाथ में उसे दबाते हुए कहती है, बिल्कुल, आप देखिएगा, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। ऐसे ऐसे डायलॉग्स दूंगी ना, लेकिन डायलॉग्स तो मुझे आप लोग देंगे ना। रियांश जी कहते हैं, नहीं, पर ज़्यादा गंदी गाली मत यूज़ करना, बाकी जितना चाहो उतना बोल सकती हो उसे। जिया जो कहती है, मैं गाली नहीं देती। रियांश जी कहते हैं, दैट्स गुड। जिया जो कहती है, तो बस इतना ही है। रियांश जो कहते हैं, जिया जो कहती है, वैसे वो विलन क्यों है, मतलब उसने किया क्या है, मुझे कुछ पता तो होना चाहिए ना बैकग्राउंड में उस विलन का ऐसा कौन सा काम है जो उसको विलन बना रहा है स्टोरी में। रियांश जो कहते हैं, तुम्हारे जैसे मासूम लड़कियों को फंसाने का काम करता है। जिया ये सुनकर रियांश के सामने आकर झुकते हुए कहती है, अरे कहीं आप अपनी तो बात नहीं कर रहे, आपसे लड़ना है क्या मुझे? रियांश ये सुनकर जिया के गाल को जोर से पकड़ते हुए कहते हैं, सौदा बोल रही हो तुम? जिया उनके हाथ को पकड़ते हैं
और अपने गाल से हटाते हुए कहती है, सच बोल रही हूँ, कड़वा लग रहा है ना? क्योंकि आपका भी तो काम कुछ ऐसा ही है, लड़कियों को अपने ट्रैप में फंसाना। और पता नहीं मेरी जैसे कितनी मासूम लड़कियों को फंसाए होंगे आप। वेल, मैं बहुत स्ट्रांग वुमेन हूँ, अगर आपसे भी लड़ना होगा तो लड़ लूंगी। आपको पता नहीं है, लेकिन मैंने कराटे सीखा हुआ है और अपने क्लास में हमेशा टॉप करती थी मैं, स्पेशली लड़ाई के मामलों में। रियाज जो कहते हैं, अच्छा। जिया जो कहती है, हाँ। और वो अपने पतले पतले बाजू को दिखाते हुए कहती है, देखिए बहुत स्ट्रांग हूँ मैं। रियाज जो कहते हैं, लूसीफर। और ये बोलते हुए वो जिया के ठीक पीछे की तरफ अपने गर्दन टिल्ट करके देख रहे थे। जैसे ही रियांश ने लूसीफर का नाम लिया था, जिया भाग कर आती है और रियांश के गोद में बैठ जाती है, जो कि रियांश के लिए भी काफी शॉकिंग था। और जिया सामने की तरफ अपनी आंखें धीरे से खोलते हुए देखकर पूछती है, कहाँ है वो शेर? रियांश उसके गाल को खींचते हुए कहते हैं, कोई खुद को स्ट्रांग बोल रहा था, राइट? जिया ये सुनकर धड़ाक से उनके गोद से उठती है और फिर उनको देखते हुए कहती है, बहुत अच्छा मजाक करते हैं आप। रियांश बस बिना किसी इमोशन के जिया के चेहरे को देख रहे थे। अंदर से स्टाफ जो गरम गरम डिशेस ले आकर जिया के सामने रख देती हैं। जिया इतने हेल्दी हेल्दी खाने को देखकर पूछती है, ये सब क्यों खाना है मुझे? अरे मुझे नॉर्मली खाना नहीं मिलेगा क्या? रियांश जो कहते हैं, नहीं, कल तुम्हें बहुत एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, इस तरह के खाने खाओ, तुम्हारे हेल्थ के लिए बेहतर होगा। जिया जो थोड़ी क्वेश्चन भरी निगाहों से रियांश को देखते हुए पूछती है, क्या वो विलन बहुत खतरनाक है? रियांश उसे देखते हुए कहते हैं, वहाँ मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तो तुम्हें किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। जिया जो मुंह बनाकर अपने सामने रखे डिशेस को खाते हुए कहती है, वो बात तो सही है, जब आप मेरे साथ है तो फिर दूसरी चीज़ खतरनाक क्यों लगेगी मुझे? जो शख्स टाइगर को अपने बच्चे की तरह पाल रहा हो, ऑब्वियसली उससे खतरनाक कौन ही हो सकता है? जिया की तो आज की रात काफ़ी एक्साइटेड और काफ़ी खुशी खुशी बीत रही थी, क्योंकि कल उसको एक नई मूवी मिलने वाली थी, ऐसा उसे लग रहा था। लेकिन रेयांश बस अपनी आंखें खोलकर काउच पर बैठे हुए थे। वो बस अपने सामने लैपी रखे थे और लगातार कैमरे से डैनियल के अंदर के सारे काम को देख रहे थे। किस तरह से वहाँ पर बॉडीगार्ड्स के पहरे हैं, किस तरह से सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर काम कर रही है, और हर एक छोटी से छोटी चीज़। रियांश तो रात भर नहीं सोते, लेकिन रियांश जो ठहरा कर आराम कर रही थी। अगली सुबह रियांश जो बैठे बैठे ही अपनी रातें बिता लिए थे, वहीं जिया भी अब अकड़ाइयाँ भरते हुए गहरी नींद से वापस आती है और काफ़ी खुश लग रही थी वो, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका दुबई में शूट होने वाला है और ये उसके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी से कम नहीं था। रियांश जो अपने जिम से वापस आ करके बाथरूम की तरफ चले गए थे और उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा बंद किया था, जिया की भी नींद पूरी तरह से खुलती है और वो अपनी आंखें खोलकर सामने अगल बगल देखती है। रियांश उसे कहीं नजर नहीं आते। जिया भी अपने दिमाग में पूरी तरह एक्शन सीन को इमेजिन करते हुए कहती है, आज तो मुझे बहुत मौन है उसे, लड़कियों को ट्रैप में फंसाएगा। आज मैं बताऊंगी कि जिया ने कराटे किस दिन के लिए सीखे थे। और ये बोलते हुए वो खुद को मैरी कॉम समझते हुए लगातार पंच बनाकर अपने आप को ही देखकर मिरर में मारी जा रही थी। उसके हाथ तो हवा में ही रह जा रहे थे, लेकिन फिर भी अपने हिसाब से वो भी कोई कम स्ट्रांग लड़की नहीं थी। थोड़ी देर मेरे यहाँ जो शावर लेकर बाहर आते हैं, जिया अभी भी एक्सरसाइज कर रही थी। और वो एक्सरसाइज क्या कर रही थी, बल्कि ओवर एक्टिंग कर रही थी। कभी अपने पैर को हवा में उड़ाती तो कभी अपने हाथ को। और ये देखकर रियांश पहले तो हंसना चाह रहे थे, लेकिन वो अपनी हंसी को जैसे तैसे करके कंट्रोल करते हैं और फिर जिया से कहते हैं, अगर तुम्हारी एक्सरसाइज और तुम्हारा ये कराटे ट्रेनिंग खत्म हो गया हो तो जाकर तैयार हो जाओ, हम निकल रहे हैं। जिया जो गहरी सांस भरती है और पूरे एटीट्यूड लहजे में अपनी आंखें छोटी करते हुए खुद से कहती है, कम ऑन जिया, आज तुम झंडे गाड़ कर आओगी। और ये बोलकर वो तेज से टर्न लेती है और तुरंत ही बाथरूम की तरफ चली जाती है। जिया की आदत थी वैसे भी, वो बिना कपड़े लिए ही बाथरूम की तरफ चली गई थी और आज भी उसने कुछ ऐसा ही किया था। वैसे रियांश इस चीज़ को नोटिस कर लेते हैं, लेकिन वो जिया को ये बताना ज़रूरी नहीं समझते। जिया की हरकतों ने रियांश के टेंशन भरे दिमाग को भी हंसा दिया था और वो बार बार उसकी हरकत को सोच सोच करके मुस्कुराए जा रहे थे। थोड़ी देर में जिया बस तैयार होकर के टॉवल रैप करती है और बाहर निकल कर आती है। उसने दरवाज़ा तो झटके से खोल दिया था, लेकिन अभी उसने एक कदम बाहर निकाला ही था कि तभी से याद आता है कि वो अकेले नहीं रहती और वो दुबई में है, वो भी रियांश अग्निहोत्री के साथ, जिसकी वजह से वो दोबारा से दरवाज़ा झट से बंद करती है और दरवाजे पर हाथ मारते हुए कहती है, सुनिए,
मेरा कपड़ा बाहर रह गया है, आप प्लीज़ बाहर चले जाएंगे रूम से। रियाज भी अपनी शर्ट पहन रहे थे और वो जिया से कहते हैं, यह मेरा रूम है, मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम्हें आना तो आओ वरना मत आओ। जिया जो कहती है, मेरा लेट हो जाएगा, शूटिंग के लिए वो लोग मेरा वेट करेंगे और पिछली बार भी मेरा लेट हो गया था। जिया को लग रहा था कि जैसे पिछली बार पूरी सेटअप में जिया को एक्टिंग करना है, बिल्कुल इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। रियाज ने जिस तरह से जिया से झूठ बोला था उन्हें बुरा लग रहा था, लेकिन वो क्या कर सकते थे, इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था जिया को कन्विंस करके अपने साथ ले जाने का। लेकिन रियाज उसको परेशान करते हुए कहते हैं, आना है तो ऐसे ही आओ, वरना तुम्हारी जगह दुबई में और भी बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां मिलती हैं जिनकी एक्टिंग भी अच्छी होती है और दिखने में भी अच्छी होती हैं। मेरे कांटेक्ट में है ऐसी बहुत सारी लड़कियां, कहो तो। जिया जो दरवाज़ा खोलते हुए कहती है, हद है, आप अपनी आंखें दूसरी तरफ करिए, मैं आ रही हूँ बाहर। लेकिन रियाज क्यों टर्न होते, वो तो जिया की तरफ एक ध्यान से देख रहे थे और अपनी आंखें गड़ा गड़ा करके। जिया जो अपने टॉवल को अच्छे से पकड़े हुए बाहर की तरफ आती है और जल्दी से वार्डरोब की तरफ घूम जाती है। रियाज को लग रहा था कि शायद ये आखिरी दिन होने वाला है जब वो जिया को इस तरह देख रहे हैं। शायद इसके बाद जब जिया को सच्चाई पता चलेगी, तो वो एक पल भी रियाज के साथ रुकना नहीं चाहेगी और इस रिस्क के साथ रियाज को उसे ले जाना था। जिया के साथ वो आखिरी पल अच्छी तरह बिताना चाहते थे, जिस वजह से वो जिया के ठीक पीछे आकर खड़े हो गए थे और जिया के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, तुम्हें इनमें से कोई कपड़े नहीं पहनना है, तुम्हारे लिए अलग से कपड़े निकाल कर रखवा दिए मैंने, बेड पर रखा है, तैयार हो जाओ, मैं रूम से बाहर जा रहा हूँ। और ये बोलकर वो धीरे से अपने गाल को जिया के गाल से टच कराते हैं। जिया को समझ नहीं आता कि अचानक से रियांश को क्या हो गया, वो इतने रोमांटिक क्यों रहे। लेकिन फिर जिया कुछ समझ पाती या कुछ पूछ पाती, रियांश वहां से निकल गए थे। जैसे रियांश रूम से बाहर निकलते हैं, जिया रिलैक्स होकर के पीछे मुड़कर देखती है, वहां पर काफी यूनिक कपड़ा रखा हुआ था, ब्लैक हॉट पैंट जो कि सिर्फ उसके थाई तक आता और ऊपर एक ब्लैक क्रॉप टॉप, उसके ऊपर एक लेदर का जैकेट भी था। उसके कपड़ों में बहुत जगह जगह पर चेन्स भी लगे हुए थे और उन चेन्स में कुछ नुकीले चीजें भी। जिया को लगता है कि ये कोई फैशन होगा, जिस वजह से वो बिना कुछ सोचे कपड़े को पहन लेती है और रेडी होकर दरवाजा खोल करके बाहर आ जाती है। रियाज भी बाहर फोन पर किसी से बात करते हुए जिया की तरफ टर्न होते हैं और जिया को इस तरह के कपड़ों में देखकर वो हल्का सा स्माइल करते हैं और जिया का हाथ पकड़ते हुए उसे अपने साथ लिफ्ट के अंदर लेते जाते हैं। जिया पूरे बूट्स वूट्स में तैयार होकर अपने आप को किसी एक्शन सीन की हीरोइन समझ रही थी, लेकिन असल में वहां पर उसके साथ क्या होने वाला है ये तो रियांश को भी नहीं पता था। बस उनको इतना कॉन्फिडेंस था कि वो जिया को तो कुछ नहीं होने देंगे। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। क्या जिया वाकई में ही सेफ रहेगी और जब उसे पता चलेगा कि रियांश उसे किस जगह पर लेकर गए थे तो क्या वो माफ़ कर पाएगी रियांश को। आइए जानते हैं क्या उन लोग का ये आखिरी दिन है एक साथ दुबई में। आइए जानते हैं इसे आने वाला एपिसोड में और सुनते रहिए माफिया ट्रैप डिवाइस सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।